नमस्कार। कार्यक्रम अभ्यास के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त विनीता, और ये अंक हमारा और अंकों की तरह जानकारियों से भरा हुआ है। आपका जो प्यार है, एक्सेप्टेंस है, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा चुका है। व्हाट्सएप और ईमेल ही वो जरिया है जिससे आप हमसे जुड़ते हैं, और साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। आज का विषय है साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में हाजिर है डॉक्टर शिवांतिका शरद, जो डॉक्टर विवेकानंद कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर है। सबसे पहले आपका मैम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम की परंपरा है, सबसे पहले हम एक्सप्लेनर सेगमेंट सुनते हैं। एक्सप्लेनर सेगमेंट के साथ जयेंद्र सिंह। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में या एक साथ कई लोगों के साथ किसी से भी जुड़ने में सक्षम हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अंतहीन जानकारी प्राप्त की जा सकती है और प्रसारित भी की जा सकती है। वर्ल्ड वाइड वेब ने ग्लोबल विलेज की अवधारणा को साकार कर दिया है। महामारी के दौरान सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के लिए शारीरिक रूप से अलग होने पर भी जुड़े रहने का एक शानदार तरीका साबित हुआ। इससे लाखों लोगों की जान बची और बीमारी तथा इसके प्रसार के बारे में बुनियादी जागरूकता पैदा हुई। मोबाइल फोन हथेली के आकार के स्मार्टफोन बन गए हैं जो हमें कई काम करने में मदद करते हैं। आज के समय में पोर्टेबल कंप्यूटर सस्ते हैं और इस तरह इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इस आविष्कार ने आवाज और वीडियो कॉल के माध्यम से संचार की बुनियादी मानवीय आवश्यकता को पूरा करके मानवता के लिए चमत्कार किया है। ये स्मार्टफोन छोटे और सुविधाजनक हैं, मौके पर तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मनोरंजन का भी एक बड़ा स्रोत है और एक उंगली या स्टाइलस पेन के टैब पर नवीनतम समाचार प्रदान करते हैं। मैप फीचर हमें कम से कम समय में किसी भी गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। खरीदारी, भुगतान या बैंकिंग करने के लिए ऑनलाइन लेन देन करना आसान है। ये एक विश्वकोश, छोटा कार्यालय और मनोरंजन का स्रोत है जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया हमें सभी भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहने में भी मदद करता है। ये दुनिया भर के समान विचारधारा वाले लोगों को इस वर्चुअल सोशल नेटवर्क पर अपने विचारों, भावनाओं और अंतर्दृष्टि को साझा करने में भी मदद करता है। कई स्टार्टअप और छोटे प्रतिष्ठान अपने उत्पादों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ये एक निरंतर बदलते रहने और विकसित होने वाला क्षेत्र है जो दुनिया को और अधिक पहुंच योग्य बनाता है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के उपयोग के सकारात्मक पक्ष हैं तो नकारात्मक विशेषताएं भी हैं। अति प्रयोग से व्यसन, अवसाद, असावधानी, तनाव और ईर्ष्या हो सकती है। आभासी क्षेत्र भ्रामक जानकारी और झूठ के लिए एक माध्यम भी हो सकता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट कॉम्प्लेक्स तब विकसित होता है जब कोई उस अनुभव को याद करने से डरता है जो किसी और के पास है। प्रभावशाली लोगों के युग में झूठ बोलने के माध्यम से दूसरों द्वारा स्थापित अवास्तविक उम्मीदों ने कई सोशल मीडिया व्यसनों पर अपना प्रभाव डाला है। साइबर बुलिंग के अपराधी एक नकली प्रोफाइल बना सकते हैं और लोगों का विश्वास हासिल कर सकते हैं और फिर उन्हें अपने साथियों के सामने आतंकित कर सकते हैं। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं जो ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी, वित्तीय और कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री और साइबर जबरन वसूली की ओर ले जाते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वाईफाई और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं। अध्ययन अब इन गैजेट्स के माध्यम से उत्सर्जित विकिरण के अदृश्य हानिकारक प्रभावों को प्रकट करते हैं जो मानव जाति और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सरकारें कानूनी बदलाव और नियम ला रही हैं। भारत में आईटी मंत्रालय ने जून 2022 में नए मसौदा नियमों को परिचालित किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए सामग्री संबंधी निर्णयों के खिलाफ की गई शिकायतों पर निष्क्रियता के खिलाफ उपयोगकर्ता की अपील सुनने के लिए एक सरकारी पैनल का प्रस्ताव करता है। ये उपभोक्ता पर है कि वो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के उपयोग के फायदे और नुकसान को तौलें और विवेकपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग करें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का एक्सप्लेनर सेगमेंट। और इसके बाद जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि ये जो मोबाइल फोन का यूजेज जो बच्चे आजकल हम देखते हैं, मोबाइल फोन छोड़ते नहीं है। यहाँ तक कि टॉडलर्स भी अगर आप उनको फोन आगे रख दें तो वो एनग्रॉस्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कैसी लत लगी हुई है?
टेक्नोलॉजी का जितना बदलाव हुआ है पिछले 15-20 सालों में उतना तो हमने कभी नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि आजकल छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग जी। हों, सभी अपने मोबाइल फ़ोन पर ही दिखते हैं। बच्चों में काफ़ी परेशान करने वाली स्थिति है, क्योंकि कोविड के बाद ज़्यादातर बच्चे, चूंकि उनकी पढ़ाई भी इसी के माध्यम से हो रही थी, तो वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने लग गए। एक और इसका दृष्टिकोण ये है कि मोबाइल पे जितना स्टिमुलेशन हमको मिलता है वो हमारे बाकी ज़िंदगी में शायद उस प्रकार से स्टिमुलेशन, चाहे वो कलर का स्टिमुलेशन हो या म्यूज़िक का स्टिमुलेशन हो, वो ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, इसका एक तरीका ये है, माँ बाप इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अचानक से छीन लेना बच्चे से फ़ोन या डांट लगाना, यह तो उसका उत्तर नहीं होगा। माता पिता को मुझे लगता है बच्चों के साथ ज़्यादा एंगेज करके, ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट करके, उसी तरह का वातावरण दे करके जहां बच्चे एंगेज कर सकें, स्टिमुलेट हो सकें, तो एक विकल्प देने की आवश्यकता है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही एंगेज करें जैसे बच्चे मोबाइल के थ्रू एंगेज करते हैं। और अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का दोनों प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया जाए, क्योंकि उनका भविष्य ही है इस टेक्नोलॉजी में ही। लेकिन एक डिसिप्लिन यूज जिसको हम कहते हैं, एक बैलेंस्ड यूज जिसको हम कहते हैं, जिसमें अगर माता पिता एक तरह का टाइम टेबल बना दें कि तुमको हम 1 घंटे फोन करने के लिए देंगे या आधा घंटे फोन करने के लिए देंगे, तो डिसिप्लिन तरीके से अगर किया जाए तो इसको हम एक सकारात्मक रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स खुद भी बच्चों के सामने मोबाइल को थोड़ा कम इस्तेमाल करें तो उनके सामने एक मिसाल होगा। जो सवाल हमारे पास आए हैं श्रोताओं के, वो व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए, जैसे मैंने पहले ही बताया। पहला सवाल हम लेते हैं, वो नीतीश सिंह फ्रॉम दिल्ली। My question is, if any person is suffering from Broca aphasia and Wernicke aphasia, how can we recover that person from the disease? अफेजिया तो पहले इसका मतलब मैं समझा दूं कि जब आपको भाषा के प्रयोग में दिक्कत आने लग जाती है, बोली जब बंद हो जाती है, अच्छा, तो ये ब्रोकाज अफेशिया और वर्निक्स अफेशिया, ये दोनों ही, ब्रोका एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, और वर्निक भी एक फिजियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इनके बारे में बताया, इसलिए इस तरह से नाम दिया गया। ब्रोकाज अफेजिया और वर्निक्स अफेजिया तब होता है जब किसी तरह का ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, या टेम्पोरल लोब है और हमारा जो फ्रंटल लोब है, तो ये जो रीजन्स हैं ब्रेन के, वर्निक्स रीजन और ब्रोकाज रीजन, जब वो किसी तरीके से इन्फेक्ट हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो ये अफेजिया होता है। और अगर हम देखें ब्रोकाज अफेजिया, तो उसको हम एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप समझ तो पा रहे हैं भाषा को, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि हम जब वर्निक्स अफेजिया कहते हैं, तो उसमें आप अभिव्यक्त तो कर पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है और एक्सप्रेशन जो है, ये दोनों अलग अलग ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से गवर्न होता है। तो इस वजह से तो ये तो हो गया कि ये है क्या दिक्कत। इसको ठीक करने के लिए कोई बहुत एकदम पूरी तरीके से 100% फुल प्रूफ मेथड तो नहीं है, पर हाँ, अगर हम ये कहें कि अगर किसी तरह का हम उनको लैंग्वेज और ट्रेनिंग दें, या हम किसी तरह का उनको स्पीच थेरेपी दें, तो वो प्रभावकारी होता है। आजकल टेक्नोलॉजी भी आ गई है इस तरह की कि एप्लीकेशंस डाउनलोड किए जा सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पे, जिसमें जो उनको मदद कर सकता है अपनी बात कहने में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना, जैसे पिक्चर्स का आप यूज़ करके या संकेत के थ्रू अगर आप बता सकते हैं, तो उसके लिए भी उनको ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो अपनी बात कह सकें। उसके अलावा फिज़िकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जिसमें किस तरह से मुंह खोलना है, बंद करना है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, काउंसलिंग, थेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, लोगों से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा मेडिकेशंस भी हैं, मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच है जो कि आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारे इकट्ठे होकर के अगर किसी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाएं तो उनको मदद मिल सकती है। चलिए, इससे तो ये क्लियर हो गया कि इससे रिकवर करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि टेक्निकली आजकल हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। जी, अगला सवाल है राजस्थान पाली से, और ये है शानू जायसवाल।
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सामाजिक विजिलेंस किसे कहते हैं? Social deviation is basically a sociological concept, and we all know that in a society we have cultural norms, we have values, we have rules and regulations. तो एक मापदंड होता है हर समाज में जिसको हमें निभाना पड़ता है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उन मापदंडों के हिसाब से अपना व्यवहार नहीं करते, जब हम उससे डिविएट करने लग जाते हैं, तो उसको सोशल डिविएंस कहते हैं। ये सोशल डिविएंस को सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सब एज एन इंडिविजुअल वी ऑल एक्सपीरियंस peer pressure and group pressure to conform. Because of that pressure of conforming to the expectations and rules, regulations, norms of the society, individuals have a tendency to behave according to the norms. But if they are not behaving according to the norms, then it is referred to as social deviation. But then again, it's a very relative concept because it would vary from culture to culture. हर एक संस्कृति में, हर एक समाज में अपने अलग मूल्य होते हैं, अपने अलग रूल्स होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सोशल डिविएंस है वो भी एक तरह का रिलेटिव फिनोमिना है जो कि हर सोसाइटी में अपने तरीके से डिफाइन किया जाएगा। बट हाँ, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे फिजिकल असॉल्ट करना या चोरी करना या झूठ बोलना, तो ये अक्रॉस कल्चर ऐसे माने जाते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि सोशल डिविएंस कह सकते हैं। और अगला सवाल बिहार से रवि रोशन कुमार। My question is, what is the new Criminal Procedure Act? द न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 में ये बिल ही है, मुझे लगता नहीं है कि ये एक्ट हुआ है। जी जी। तो इसमें काफ़ी अंतर है जो 1920 का एक्ट था और जो अभी नया एक्ट आ रहा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें कि किस तरह का डेटा हम ले सकते हैं कन्विक्ट से या अंडर ट्रायल से, उस पर बदलाव आया है। जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं और उसकी एनालिसिस, behavioral attributes including signatures, handwriting, examinations which include blood examinations, hair samples, swabs, analysis such as DNA profiling, ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जबकि पहले फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इम्प्रेशन और फोटोग्राफ्स ही थे। उसके अलावा जो और बदलाव आया है वो ये है कि कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस, however biological samples may be taken forcibly only from persons arrested for offences against a woman or a child, or if the offence carries a minimum of 7 years imprisonment। तो इसको देखा जाए तो इसका मतलब हर तरह के ऑफेंस के लिए आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ स्पेसिफिक तरह के जो क्राइम्स हैं या ऑफेंसेस हैं उसके लिए किया गया है। और पर्सन्स डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उनसे ये डेटा कलेक्ट किया जा सकता है ऑन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, और ये कलेक्ट करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन और हेड वार्डन ऑफ ए प्रिजन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास। इसके बाद जो सवाल है वो है पंजाब से, पठानकोट से मुस्कान कोहली का। My question to the expert is, how does prior knowledge shape encoding in memory? I would say prior knowledge facilitates incoming information. Prior knowledge जो है हमारे पास, जो हमारा पूर्व ज्ञान है, वो एक तरह का फ्रेमवर्क, एक तरह का ढांचा प्रोवाइड करता है जिसमें जो नया इन्फॉर्मेशन है वो आप उसको उस हिसाब से उसको प्रोसेस कर सकते हैं और अपने उस गिवन फ्रेमवर्क में, उस गिवन जो आपने एक ढांचा बनाया हुआ है उसमें या तो आप नए इन्फॉर्मेशन को, नई सूचना को उसमें शामिल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, या आप उसको अलग से देखेंगे, एक नई कैटेगरी बनाएंगे अपनी स्मृति में। तो पूर्व ज्ञान जो है वो मैं ये कहूँगी कि एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसमें नया जो ज्ञान आ रहा है या जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम देखते हैं कि क्या वो मेरे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, या वो पहले के समान नॉलेज से अलाइंड है कि नहीं अलाइंड है, और उसके बेसिस पर फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो स्मृति के संकेतन को आकार देने का काम जो है वो स्मृति ही है जो, या स्मृति में जो पूर्व ज्ञान है वही आकार देती है हमारे नए ज्ञान को। सो इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड टू सी वेदर द न्यू इंफॉर्मेशन इज मैचिंग विद द ओल्डर फ्रेमवर्क, or whether new frameworks need to be created, or little modifications that yes, be done, or the framework has to be modified. It has been a very interesting session with Dr. Shivantika Sharad, और
ब्रेक की बहुत आवश्यकता हो रही है, और ये ब्रेक आपकी पसंद का कोई गाने से होगा। कोई भी देशभक्ति का गीत सुना दीजिए। जी बिल्कुल, हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे आज़ादी जी, का अमृत महोत्सव अमृत मना रहे हैं, महोत्सव। तो एक प्यारा सा देशभक्ति गाना सुनते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवांतिका शरद, जो कि विवेकानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और अभी इस वक्त हमने बहुत सारे सवाल आपके लिए, और कुछ एक सवाल अभी भी बाकी है हमारे पास, जिन्हें हम लेंगे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम कैसा लगता है। इसके लिए भी वो चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर हमें फीडबैक दे, या फिर वो चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं @abhyas.airnews@gmail.com पर। तो आपके ख़तों का, आपके बातों का हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके कुछ सवाल जो हमारे पास हैं। अगला सवाल। Hi, my name is Nikita Sharma. I'm from Chennai, Tamil Nadu. I have a question for the expertise that how can a psychologist contribute to the society during COVID-19? अगर हम ये देखें कि पैंडेमिक जो है वो पिछले 2-2.5 साल से चला ही जा रहा है, तो जो प्रीमियर साइकोलॉजी एसोसिएशंस हैं इंडिया के, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन लोगों ने ऑलरेडी निःशुल्क सेवाएं देनी शुरू की थी। तो उनकी वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो काउंसलर्स के नंबर हैं, और उन्होंने टाइम भी दे रखा था कि किस टाइम पे वो अवेलेबल होंगे। और किसी को भी अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि पूरे पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे चुनौतियां आई, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल डिस्कॉर्ड, बच्चों की परवरिश में दिक्कतें आनी शुरू हुई, क्योंकि आपका सोशल कनेक्शन एकदम ख़त्म हो गया था। तो सब कुछ ही घर में रह करके करना था, तो उससे बहुत सारे लोगों में, जिनमें परिवार में इतना ओपन कम्युनिकेशन नहीं है या इतना स्पेस नहीं है, फिजिकल स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो एज साइकोलॉजिस्ट आई थिंक वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट दी implications of social isolation on human behavior। बहुत सारी स्टडीज़ ऑलरेडी की जा चुकी है, हम लोगों ने भी काफ़ी स्टडीज़ की हैं जो पब्लिश्ड हुई हैं, जिससे ये दिख रहा है कि बहुत हाई लेवल पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना शुरू हुआ। वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट करने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब चूंकि ऑफिसेज खुल रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम से वापस दफ्तर जाने में लोगों को शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है।
बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे, कभी यूज्ड टू नहीं थे इस तरह की पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रही थी, तो पूरा का पूरा जो है समाज में या ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया था। और इन चेंजेस को अगर हम एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लोगों को समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमारा जो कंट्रोल था हमारे अपने जीवन में वो कम होता जा रहा था, बट तभी भी हम किस प्रकार अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं और अपने लाइफ में जितना भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना भी हम एजेंसी रख सकते हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन को हम जिए। तो ये बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट एंड इनफैक्ट ऑल्सो मेंटल हेल्थ वर्कर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन हेल्थ वर्कर्स के लिए। अगला सवाल मोनिका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से। My question is, how much do family and school environment contribute to intelligence? We can't really say how much, क्योंकि studies जो हैं they are not very, I would not say that they are completely pointing in the direction of full-fledged role, but yes, we all know that human behavior is a function of both environment as well as hereditary factors, nature versus nurture, and we cannot deny the role of nurture, that is the environment. And environment mein environmental stimulation becomes a very important factor. And as far as schools are concerned, the school environment, when children go to school, if the school provides them with a lot of toys, with a lot of different options of studying, or different exposure to different kind of environment, all that is going to increase the person's cognitive ability and also intelligence. Studies have consistently shown, in India particularly, there was a study in 2016 which said that how the education of the parents, तो अगर मैं फैमिली पे आऊँ तो पेरेंट्स की एजुकेशन कैसी है, किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के परिवेश में रह रहे हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। सो आई वुड से दैट इंडिविजुअल में इनहेरेंटली एक जेनेटिक बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस होता है, बिकॉज ए लॉट ऑफ अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इट इज़ इनहेरिटेड, बट ये इंटरैक्ट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, और जितना स्टिमुलेशन हम प्रोवाइड करेंगे एनवायरनमेंट में, चाहे फैमिली के थ्रू या स्कूल के थ्रू, वो हम इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बहुत खूब। और ये अंतिम सवाल संस्कार शर्मा का, और वो पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं। साइकोलॉजी विषय को समझने के लिए कौन कौन सी उचित पुस्तकें हैं, मतलब सम इम्पॉर्टेंट बुक्स इफ यू कैन रिकमेंड। राइट, हिंदी में देखा जाए तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं, बट मैं कहूँगी अरुण कुमार सिंह, AK सिंह की काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जो कि सामान्य मनोविज्ञान पे हैं, जो कि सामाजिक मनोविज्ञान पे हैं, जो कि सिस्टम्स एंड स्कूल्स इन साइकोलॉजी पे हैं, रिसर्च मेथड्स पे उनकी किताब है, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आप हिंदी में किताबों को देख रहे हैं। प्रोफेसर LB त्रिपाठी की किताबों को देखा जा सकता है, मोहम्मद सुलेमान की किताबों को देखा जा सकता है। ये सारी जो किताबें हैं वो हिंदी में लिखी गई हैं। प्राइमरीली प्रोफेसर AK सिंह हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली इन हिंदी एंड ही हैज़ रिटन क्वाइट वेल, सो आई रिकमेंड दोज बुक्स। उसके अलावा मैं कहूँगी कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो हिंदी में अनुवादित भी होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रिसोर्स हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और किताब है, बैरन एंड मिश्रा, सिसरेली मायर्स एंड मिश्रा, ग्रीनबर्ग एंड बैरन के लिए की किताब है, पैसर एंड स्मिथ है, एटकिंसन है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में लॉरा बर्क है, सैंट्रॉक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में कैप्लन एंड सैडॉक है। तो बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश में जो अवेलेबल हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और अब वक्त होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट का, यानी कि फैक्ट फाइल जनेंद्र सिंह के साथ। संसद में बिल कैसे बनता है कानून। एक विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसे संसद के दोनों सदनों और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो। एक बिल सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है। यदि कोई विधेयक सदन में एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। यदि विधेयक को मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो इसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले एक विधेयक को प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में 3 बार पढ़ा जाता है। बिल के पहले पढ़ने के दौरान बिल के प्रभारी सदस्य के लिए बिल पेश करने के लिए अनुमति मांगना आवश्यक है। बिल पेश किए जाने के बाद इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।
द्वितीय वाचन में 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में विधेयक के सिद्धांतों और इसके प्रावधानों पर चर्चा होती है। इस स्तर पर ये सदन के लिए स्वतंत्र है कि वो विधेयक को सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे, या उस पर राय जानने के लिए या उस पर तुरंत विचार करने के लिए इसे परिचालित करे। द्वितीय वाचन के दूसरे चरण में विधेयक पर खंड दर खंड पर विचार किया जाता है, जैसा कि पुनः स्थापित या प्रवर या संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और इस स्तर पर खंडों में संशोधन पेश किए जा सकते हैं। द्वितीय वाचन के बाद सदन को विधेयक के उपबंधों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। उसके बाद जिस सांसद या मंत्री ने इस बिल को पेश किया था, वे कहते हैं कि बिल पास हो गया है। इसे थर्ड रीडिंग कहा जाता है। साधारण विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक है, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक के मामले में सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। विधेयक के एक सदन से पारित होने के बाद इसे इस आशय के संदेश के साथ सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां भी ये पहले वर्णित चरणों से गुजरता है, सिवाय परिचय चरण के। संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है। यदि ये धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों की सिफारिश के साथ वापस कर सकता है। यदि सदन संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को फिर से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति को रोक नहीं सकते। हालांकि राष्ट्रपति संसद के सदनों द्वारा पारित एक संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। और अब फैक्ट फाइल के बाद फोर्थकमिंग एग्जाम्स की जानकारी लेते हैं दीपमाला से। आंध्र प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा APTET परीक्षा 2022 जो 6 अगस्त से शुरू हुई है, 21 अगस्त तक जारी रहेगी। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान 20 और 21 अगस्त को IBPS क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक PO प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड 21 अगस्त को पुलिस कांस्टेबलों के पद के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। थैंक्स दीपमाला। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा पिछले अंक में जो उन्होंने सवालों के जवाब भेजे थे उसके विनर का। तो इस बार के विनर हैं YouTube ऑफिशियल के जरिए हमने उनको सेलेक्ट किया है, रवि। तो बहुत बहुत मुबारक आपको। और शिवांतिका मैम से गुजारिश है कि अब वो भी साइकोलॉजी विषय पर एक छोटा सा सवाल हमारे लिसनर से पूछें जिसे वो जवाब देंगे और सही जवाब समय पर मिलने पर हम उन्हें देंगे ई-सर्टिफिकेट। Who is known as the father of Indian psychology? ओह ग्रेट। तो भारतीय मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? बहुत खूब। तो एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा सवाल, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने वालों को ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। हमें विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं ताकि आप हमें जो भी तब्दीली करनी हो वो आपको रुचिकर लगे। इसके लिए आपके ओपिनियन मैटर करते हैं। तो प्रत्येक अंक में आप YouTube डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक लिंक है, आप उसे फिल करें और हमें अवगत करें अपने ओपिनियन से। और अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हम रुखसत होते हैं, इसका वक्त हो गया। लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अधिक से अधिक अभ्यास करें, सफलता पाएं। और अगला विषय होगा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और हमारी आज के एक्सपर्ट डॉक्टर शिवांतिका शरद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मैम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और मुझे यानी विनीता को दें इजाज़त। नमस्कार।